औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज बात करेंगे जो पिछली वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से केसेस चल रहे हैं। एक तो वो पिटीशन जो पीटीआई की तरफ से दायर है, इमरान खान की तरफ से दायर है नैब कानून के खिलाफ, और दूसरा जो ताहयात नई अली के खिलाफ केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके बारे में जिक्र करूंगा। और एक चौधरी परवेज इलाही मेन जो अपने बीमारी के सिलसिले में इंग्लैंड बरतानिया गए हुए हैं, उस बारे में क्या चें मंगोइयाँ हो रही हैं। अगर वक्त मिला तो फिर कुछ बात कर लेंगे 9 मार्च के हवाले से, या वज़ीर दिफा ने जो बयान दिया है 9 मार्च के हवाले से, जो तैयारियां हैं वफाकी दारुल हुकूमत वफाकी हुकूमत की तरफ से जिक्र किया जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले परवेज इलाही के बारे में कि वो लंदन गए हुए हैं, इंग्लैंड गए हुए हैं अपनी किसी इलाज के सिलसिले में। अब बीमारी उनको क्या है, इलाज उन्होंने क्या करवाना है, कहाँ से करवाना है, ये बातें तो बाद में सारी आ ही जाएंगी। लेकिन जो चे मुगोइयाँ हो रही कि जी जनरल बाजवा साहब अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका के बाद इंग्लैंड आना है, और आजकल वैसे ही मरकज जो है हमारी सियासत का वो इंग्लैंड में, तो शायद इस तरह की कोई डील वाली बातें हो रही हैं, कोई बातचीत वाली इस तरह की मीटिंग्स की बातें हो रही हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि परवेज इलाही कभी भी इस वक्त ऐसा रिस्क नहीं लेगा कि जब इमरान खान का पीटीआई का तोती बोल रहा है और जिसने भी इनके खिलाफ उठे, जो भी उठा, चाहे पार्टी से या पार्टी से बाहर से, तो अवाम ने अपना किस तरह नापसंदीदगी का इजहार किया। तो इस वक्त मेरे ख्याल में अगर परवेज इलाही को इस तरह का उल्टी सीधी डील करता है तो वो अपना सियासी कैरियर, सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे अपनी फैमिली का, जो कि कई दहाइयों से उनका एक कैरियर है चला आ रहा है, वो खत्म हो। तो वो इंग्लैंड में मीटिंग्स कर रहे हैं अपने ही खानदान के लोगों के साथ, जो उनका बिगाड़ पड़ा हुआ है पिछले 2 महीनों से चौधरी शुजात फैमिली के साथ। वो उसी सिलसिले में उस गुत्थी को सुलझाने के चक्कर में अपनी फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, वहाँ पे उन लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो चौधरी शुजात और उनकी फैमिली को जो आपस में इनका इख्तलाफ हुआ है उसको ख़त्म किया जाए और ये किसी एक पेज पे इकट्ठे हो जाए। और ये मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो नैब कानून के खिलाफ इमरान खान की तरफ से पिटीशन दायर, तो इसमें कोई शक नहीं है पीटीआई के जो वकील ख्वाजा हारिस है, वो अपने दलाइल दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि कितने दिन लगेंगे। उन्होंने तालिबान 2 दिनों का कहा है मेरे ख्याल में, विद 2 डेज, या हो सकता है कि बात जब कंडीशंस जो भी होती हैं उस बेस पे थोड़ा प्लस माइनस हो ही जाता है, तो वो डे टू डे बेसिस उनके बयानात होंगे। वो चीफ जस्टिस या जो बेंच है उन्होंने उनको मौका दिया है और ये फैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये इसकी हियरिंग होगी। आपको याद होगा कि पीडीएम की जब हुकूमत आई तो इन्होंने जो नैब में जितने केसेस थे, मोस्टली तो यही है कि इनके, आप देख लें कि इनकी जो है ना 40-50% जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो सारे नैब ज़दा हैं। नैब के केसेस थे उनमें, इवन प्राइम मिनिस्टर को देख लें, उनके बेटे हमजा को देख लें, उन पे भी FIA के केसेस थे 16 अरब के या 24 अरब। तो इन सारे केसेस को उन्होंने टिकाने लगाने के लिए रातों रात जो कानून बनाया, वो कुछ इस तरह का बड़ा मुतनाज़ कानून बनाया, और उसमें देख लें कि ये मतलब है कि आम आवाम को, आम लोगों को तो उन्होंने जिंदा दरगोर कर दिया है कि ठीक है, ये बड़े हाथी जो हैं, बड़े जो डाकू हैं, वो जो मर्जी करते रहें और मकड़ी की जाली की तरह ये हाथी जो है वो उस कानून से निकल जाए, और छोटा गरीब जो एक गाय भैंस चोरी, बकरी चोरी करने वाला है, वो बेशक फंसा है, और ये पुलिस उसी लिए, अदालतें उसी के लिए, इन बड़ों के लिए नहीं है। तो उस कानून को इन्होंने भेजा, बना के कौमी असम्बली से पास किया, सेनेट से पास किया और भेजा प्रेसिडेंट के पास। आपको याद होगा प्रेसिडेंट ने अपने बड़े ही दानिशमंदाना रिमार्क्स के साथ उस कानून को वापस किया कि ये उनको कबूल नहीं है, इसको रिव्यू किया। अब रिव्यू इन्होंने क्या करना था, फिर एक और कानून में ये इनको एक सहूलत मुयस्सर थी कि ये सेनेट और कौमी असम्बली का ज्वाइंट सेशन कॉल करें और उसमें इसको पास कर। तो वो उन्होंने उसका फायदा उठाया, उस कानून को पास कर दिया, वो कानून लागू हो गया। और पिछले 1-2 हफ्तों से आप देख रहे होंगे कि इनके बेतहाशा जो बड़े मुलजिम थे, जो कई सालों से इन केसेस को भुगत रहे, और ये वही केस थे जो पीपल्स पार्टी वालों ने बनाए थे, मुस्लिम नून वालों ने बनाए थे, पीपल्स पार्टी वालों पे एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन जब से इमरान खान आया है तो ये वो चोर सारे इकट्ठे हो गए। इससे पहले तो इनको यही होता था, यही पता होता था ये किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी स्टेज से ये इन केसों से बरी हो जाएंगे। लेकिन अब जब इमरान खान की ये गवर्नमेंट हुकूमत आ गई हुई है तो उसके बाद इनको ये एहसास हुआ है कि अब ये मुश्किल है, अब इसका कोई ऐसा हल निकाला जाए
کہ یہ مطلب ہے کہ اس معاملے سے یہ نکل جائے, یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے, کسی مطلب ہے کہ عدالتیں بھی نہ بول سکے. اب تو ظاہری بات ہے قانون بن گیا, عدالتوں نے تو قانون کی تشریح کرنی ہے, وہ تو جو قانون ہوگا اس پہ وہ فیصلہ کریں گے. تو ان کے قانون مطلب ہے کہ آپ سمجھیں گے موجہ لگ گیا نا, تو کیس ان کے ختم ہو رہے ہیں, مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں, یاشیاں کر رہے ہیں, وہ ہضم ہو رہے ہیں ان کے, وہ جو لوٹ مار جتنی بھی تھی. تو وہ کیس سپریم کورٹ میں وہ لگا ہوا ہے, جو اس کو پریزیڈنٹ عارف الوی نے بھی واپس کر دیا تھا, انہوں نے دوبارہ منوا لیا ہے. بیسیکلی اس میں چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا قانون ہے, اس میں وہ شکیں نکال دی انہوں نے کہ یہ 50 کروڑ سے زیادہ کا کیس ہوگا تو وہ اس میں جائے گا, اور اس کے علاوہ ان کی جو فیملی کے ممبرز ہیں انہوں نے کوئی ایسی جائیدادیں بنائی ہیں جن کی منی ٹریل نہیں بنتی, تو اس پہ کوئی کیس نہیں بنے گا, اور ان سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ آپ نے اتنی جائیداد بنا لی ہے. یار یہ کوئی تک بنتی ہے, کوئی پوچھا ہی نہیں جائے گا ان سے کہ آپ نے اتنی جائیدادیں بنا لی ہیں, کہاں سے بنائی ہیں, آپ کی تنخواہ نہیں ہے, آپ کی انکم نہیں ہے, آپ کی منی ٹریل نہیں بنتی. تو اس چیز کو انہوں نے پوچھے گا کوئی نہیں, کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے خطرناک بات یہ ہے, جو آپ کے ان انویسٹیگیشن اداروں کے لیے, ویسے بھی انویسٹیگیشن والے ان سے ڈرتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی سالوں میں کتنے انویسٹیگیشن آفیسرز کو انہوں نے مار ہی دی ہے, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا انہوں نے. تو پھر اس طرح کی بڑی مافیا کے خلاف انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ یہ لوگ اتنے طاقتور نہیں ہوتے. انویسٹیگیشن افسر بیچارہ ٹھیک ہے, آفس ان کے ساتھ ہے, لیکن آفس سے انہوں نے گھر جانا ہے, انہوں نے اپنی فیملی میں جانا ہے, انہوں نے کسی غمی خوشی میں جانا ہے, انہوں نے مارکیٹ میں جانا ہے. تو وہ کیسے اتنی بڑی مافیا سے بچ سکتے ہیں جن کا دن رات کام ہی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگانا, انہوں نے کام یہ کرنا ہے. تو اس طرح کے افسر جو ہے وہ ویسے بھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے, ویسے بھی ان کو مطلب ہے کہ وہ ریلیف دے رہے تھے, ایزی ان کو چھوڑا ہوا تھا کہ اپنی نوکری کو کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی آرام سے نوکری کرتے رہو اور ان کو نہ چھوڑو. اب تو انہوں نے قانون سے ہی قدم کر دی, مطلب یہ کر دی ہے کہ اگر وہ کیس ثابت نہیں کر پائے گا, کوئی افسر جو کیس بنانے والا ہے وہ ثابت نہیں کر پائے گا, تو اس کو 5 سال قید ہوگی. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا دماغ خراب ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑی مافیا ہے, کہ آپ بہت لمبے ہیں, یہ یہاں سے اگر نکل جائیں گے تو آگے جا کے اس چیز کو روک لیں گے, اوپر سے روک لیں گے, جو کہ یہ کرتے ہیں, کیونکہ اوپر ٹاپ پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے کر لیتے ہیں, ڈیل کر لیتے ہیں, جس طریقے سے بھی کرتے ہیں. تو یہ کیس ہے. اور دوسرا اس میں سب سے ایک جو ضروری چیز ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو ہمارے جو سٹیزنز ہیں ان کے خلاف ہے. وہ خلاف کیا ہے کہ ہمارا جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں سٹیزنز کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت ایک آنیسٹ حکومت چاہیے, ہمیں بددیانت حکومت نہیں چاہیے, ہمیں چور ڈاکو نہیں چاہیے جو ہمارے حکمران ہوں. تو یہ قانون اب اس کے خلاف ہے. اس کی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ کتنے لوگوں پہ کیسز ہیں اور ان کو حکومت میں لایا گیا, ان کو وزارتیں دی گئیں, ان کو پرائم منسٹرشپ دی گئی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ کے بیسک ہیومن رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس کے اگینسٹ ہے, آنیسٹ نہیں ہے یہ لوگ. تو اس طرح کا قانون نہیں ہونا چاہیے. تو سپریم کورٹ نے ابھی دیکھنے میں تو یہی آ رہا ہے کہ بڑا سیریسلی اس کو لیا ہے, اور میں دعا بھی یہی کروں گا, آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ بھی دعا کریں کہ سپریم کورٹ کو اللہ تعالیٰ بھی ان کی رہنمائی کرے اور ایک اچھا فیصلہ لے کے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہو, عوام کی خوشحالی کے لیے ہو, عوام کی خوشی کے لیے ہو, جس کو عوام منوان سے وہ قبول کریں. اور یہ عدالتوں کا وقار بھی اس سے بڑھے گا اگر اس طرح کے فیصلے عدالتیں لے کے آئیں گی اور پریشر برداشت نہیں کریں گی, پریشر کو سائڈ پہ رکھیں گی. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس کیس میں بڑا سیدھا یہ کیس ہے, اور اس کی ہیئرنگ بھی کریں گے, اور اس میں اچھا فیصلہ بھی آئے گا, اور عدالتوں کا وقار بھی بڑھے گا. اور ہمارے جو پاکستانی سٹیزنز ہیں جن کو 75 سالوں سے وارث ہی سمجھا گیا ہے, لاوارث کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں ہمارے ادارے, تو ان کو بھی شاید کوئی حق مل جائے گا, ان کی بھی کوئی سنی جائے گی. اب دوسرا جو امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے وہ نائلی تاحیات نائلی, جس میں فیصل وارڈا کی طرف سے یہ پٹیشن گئی ہوئی ہے, اس پہ ہیئرنگ جو ہے وہ بھی شروع ہوئی ہے, فاسٹ ٹریک پہ وہ بھی ہوگی ہوئی ہے. اور اس میں جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے جو ریمارکس اپنے دیے ہیں اس قانون کے حوالے سے, یہ قانون ہوا ہے 61F1, تو انہوں نے کہا ہے جی یہ ڈرائیکونین قانون ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کے ریمارکس آگے ہیں پہلے دن جب ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی ہے. تو اس سے لگتا تو یہ ہے کہ یہ عدالت اس طرف سوچ رہی ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے, اس ڈرائیکونین قانون کو ختم کر دیا جائے, اور شاید ہو بھی جائے ایسے. لیکن فیصل وارڈا جو کہ نائل ہوئے تھے اپنی امریکن نیشنلٹی ہونے کی وجہ سے, جو انہوں نے چھپا کے رکھی, بعد میں خیر انہوں نے ختم کی ہے نہیں کی ہے, کر دی ہے انہوں نے ختم, تو ان کو تو ہونا ہی ہونا ہے, وہ اہل ہو جائیں گے. لیکن اس سے 2 اور بڑے آپ کے لوگ ہیں جن کو یہ فائدہ ہوگا, جس میں ایک نواز شریف تاحیات نائل ہے,
इसी तरह जहांगीर तरीन तायात नहल हैं। अगर ये कानून ख़त्म होता है या इसको कम किया जाता है, इसकी मुद्दत मुकर्रर की जाती है 4 साल, 5 साल, 3 साल, तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। नवाज शरीफ तो शायद इससे अगर 5 साल होती है तो ख़त्म ही हो जाएगा। जहांगीर तरीन के भी मेरे ख्याल में 2-3 साल होने वाले हैं, वो भी किसी न किसी वक्त निकल आएगा। लेकिन इमरान खान के जो पीछे लगे हुए हैं नहल, उसको करने के चक्कर में उसमें तोशाखाना के भी पीछे पड़े हुए हैं, बाकी भी कुछ ऐसे केस कोई ना कोई उसके खिलाफ जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसको फंसाने के चक्कर में होंगे। तो इमरान खान को अगर वो 4 साल के लिए 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है तो वो नहल हो जाएंगे, वो पार्लियामेंट से बाहर होंगे। लेकिन वो पार्लियामेंट में बाहर हो अंदर हो, अब उनके लिए कोई मसला नहीं, अवाम उनके साथ है, उनकी बात सुनेगी, कहीं से भी उनका पैगाम जाएगा, अवाम उसको सीरियस लेगी और उस पर अमल करेगी। अब बात करते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान ने अपना पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। जो तैयारी उन्होंने करनी थी पंजाब में, KPK में और इर्द गिर्द के जितने उनके इलाके हैं जो इजीली इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं लॉन्ग मार्च के लिए, वो सब लोग, वो सारी जो सिटीजन है, वो पॉपुलेशन पीपल है, उनको उन्होंने तैयार किया हुआ है। एक नहीं, बार बार जलसे करके, शहर शहर जाके जलसे करके, और जलसा वो किसी एक शहर में करते हैं तो साथ हर शहर में उनकी जगह जगह पे स्क्रीनें भी लगी होती हैं, वो लोग बड़ी तादाद में वो सुन रहे होते हैं। अब वाकई वो अवाम में वो शऊर आ गया है, उनको पता लग गया है कि उनके साथ 75 सालों से क्या हो रहा था। तो अवाम उस 75 साल का जो ये हमारे जो इदारे हमारे साथ जो कर रहे थे, हमारे जो बाहर के मुल्क, जो हमारे मुल्क दुश्मन मुल्क हैं, जो पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं, अवाम को पता चल गया है। उन मुल्कों के, उन लोगों के जो हमारे अंदर के हैं या बाहर के हैं, वो पाकिस्तान के बारे में किस तरीके से वो एक्शन प्लान तैयार करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली हम गुलाम हैं, उस गुलामी से हकीकी आज़ादी लेने के लिए वो आवाम तैयार है, किसी वक्त भी आ सकती है। और इमरान खान भी इस चीज़ को बिल्कुल देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत के साथ ये क्या करेंगे, किस वक्त करेंगे, उन्होंने नज़र रखी हुई है। अगर उनको ये चीज़ नज़र आएगी कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो किसी तरीके से ख़त्म हो रही है, तो मेरे ख्याल में विद इन नो टाइम वो ये कॉल दे सकते हैं, लोग आ भी जाएंगे और वो घिराव कर लेंगे इस्लामाबाद का। लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं है, वो हफ्ते बाद कॉल देते हैं, 4 दिन बाद देते हैं, 10 दिन बाद देते हैं। उसका मेरे ख्याल में उन्होंने जो अपने ज़हन में रखा हुआ है चीज़, वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ रखा हुआ है। अदरवाइज़ वो किसी किस्म का इंतजार नहीं बनाना चाहते। अगर पंजाब गवर्नमेंट का कोई ऐसी चीज़ उनको नज़र आ गई, कोई स्मेल आउट हो गई कि ये जाने वाली है, टेबल उल्टा घूमने वाला है, तो वो ज़रूर कॉल फौरी तौर पे दे देंगे। लेकिन साथ दूसरी तरफ देखें, अभी कॉल का ऐलान नहीं हुआ, बड़े अरसे से 2 महीनों से सुन रहे हैं कॉल, लेकिन वो अभी तक तो ला रहे हैं। इधर वफाकी हुकूमत जो है उसकी मतलब हालत देखें कि वो कंटेनर भी लगा रहे हैं, उन्होंने आर्टिकल 245 भी नाफिज कर दिया हुआ है और इसको पार्लियामेंट और ये जो इनकला डिप्लोमेटिक एनक्लेव है और ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये आर्मी के हवाले उन्होंने कर दी हुई हैं ऑलरेडी। तो कॉल पता नहीं कब होनी है, लेकिन ये अब फौज को तो ये ले आए हैं, रेंजर्स को ले आए हैं, FC को ले आए हैं, सारी फोर्सेज इनकी तैयार हैं। बाकी जो एमोनिशन इनको चाहिए था वो इन्होंने तैयार रखा हुआ है। इसी तरीके से जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, उसको वहाँ जो किचन कैबिनेट थी इंग्लैंड में, उसको उस किचन कैबिनेट के अंदर उस वक्त उन्होंने निकाल दिया, अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जब वाकई आर्मी चीफ का जो चेंज हुआ है उसका डिसीजन हो रहा। तो वो आज किस मुंह से ये बयान दे रहे हैं जी नवंबर में हर चीज़ जो है आइन और कानून के तहत होगी। क्या पहले इस गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें आइन और कानून के तहत की हैं? कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो वो मतलब है कि आज ये बयान दे रहे हैं जी कि हर चीज़ नवंबर में आइन और कानून के तहत होगी, जबकि उनको उस मीटिंग में उन्होंने लिफ्ट ही नहीं करवाया, उन्होंने मीटिंग से निकाल दिया। तो मौजूद नाज़रीन, इसके साथ ही मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी हो गया है, आज इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।